स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है करण सरदाना एंड मेरे साथ है सागर सर। हेलो एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल स्टूडेंट्स की जिन्होंने काफी इयर्स की मेहनत के बाद बैंकिंग के एग्जाम निकालना शुरू किया एंड बहुत समय से पेपर नहीं क्लियर हो रहे थे, लेकिन जब क्लियर हुए तो उनकी लाइन लग गई। यस। सो आइए उनके बारे में सुनते हैं। हमारे साथ हैं स्टूडेंट्स यशस्वी द्विवेदी, यस। राइट? तो यशस्वी, कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बैंकिंग के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, आपने PO भी क्लियर किया है, क्लर्क भी क्लियर किया है, राइट? सो यस सर। सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में आपने प्रिपरेशन जो है वो कब से स्टार्ट की, अपने बारे में सबसे पहले बताइए। थैंक यू सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इनवाइट किया, और थैंक्स टू गौरव सर कि उनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और मतलब गौरव सर से बात करने का मौका अभी तक नहीं मिला है, बट होप्स तो जल्दी मिलेगा। स्टडी आईक्यू की टीम को बहुत बहुत थैंक यू। मैं सर, मैंने 2017 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सर 2017 में ग्रेजुएशन खत्म हुआ था। फिर 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। थोड़ा पढ़ाई, फिर थोड़े ट्यूशंस, और फिर उसके बाद फिर 2019 से जब पढ़ाई स्टार्ट की तो कुछ प्री निकल, स्टार्टिंग में प्री भी नहीं निकलते थे, और RRB तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्री निकलेगा कभी। बट उसके बाद से धीरे धीरे कोविड आ गया। फिर मैंने कुछ टाइम जॉब भी करी थी, 3 महीने। बट जॉब, फिर मैं जयपुर चला गया जॉब करने। फिर 3 महीने जॉब की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने जॉब भी छोड़ दी। बट मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम आओ पढ़ाई करो। हम कभी मन नहीं, ये नहीं कहा कि तुम जॉब करो। बट मेरा मन था जॉब करने, देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो फिर मैं वापस आया जयपुर से। उसके बाद फिर मैंने फुल फ्लेजेड तैयारी करी, और अच्छे से। पेरेंट्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट तो था ही। सो उसके कौन से बाद ईयर फिर से आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लगातार, जो फुल सर, फ्लेज? हाँ, 2 साल पिछले 2022 से स्टार्ट की 22। थी फुल फ्लेजेड। मतलब उसमें फिर टाइम का फिर बाउंडेशन नहीं था कि मैं फिर अगर जब तक नहीं होगा तब तक मैं लगा रहूंगा। तो फिर उसके बाद से फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर गौरव गर्ग सर से तो मैं मिला था 2021 में ही। तो उनकी तो वैसे भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, देश भर राइट, से। चाहे राइट। किसी भी साइड से, ईस्ट वेस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब लोग उन्हें जानते हैं, सब उनसे पढ़ना चाहते हैं। तो उनके करंट अफेयर्स ने बहुत हेल्प करी है मेरी। ओके। राइट। तो अभी आप बताइए कि इस साल जो आपके पेपर क्लियर हुए हैं वो कौन से हुए हैं? सर, IBPS PO क्लियर हुआ है, और IBPS क्लर्क क्लियर क्लियर हुआ है। और ये पहली बार है जब आपका कोई एग्जाम क्लियर हुआ है, या इससे पहले भी कोई क्लियर हुए थे? नहीं सर, ये फाइनल सिलेक्शन वाला तो मेरा पहली बार क्लियर हुआ है। तो इससे पहले आपने कई बार प्री दिया है, मेंस हाँ। दिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रह जाते थे, राइट? हाँ, एक इस नंबर बार दो पहली नंबर बार आपने जो है दोनों पेपर एक साथ क्लियर किए हैं। और भी कोई तीसरा जी। पेपर है जो आपका क्लियर हुआ है? नहीं सर, अभी कोई और क्लियर नहीं हुआ था। RRB में नहीं हो पाया था, अनफॉर्चुनेटली 2 मार्क्स से फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गया था। PO में भी क्लियर नहीं था ओके। इसी साल। सो अभी आपके घर का माहौल कैसा है? मतलब जब आपको पता चला और आपके रिलेटिव्स, फैमिली, पेरेंट्स सबको पता चला, तो कैसा उनका रिएक्शन था? पहले तो आपका रिएक्शन कैसा था जब आपको पता चला कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है? सर, मैं तो मंदिर गया हुआ था, और दिमाग में था कि रिजल्ट आने वाला है, फोन लेके गया। वैसे मंदिर में फोन लेके नहीं जाता हूँ, पर उस दिन देखा, चलो जब रिजल्ट आया तो खोल के देख लूंगा। तो उसके बाद मैं देखा था, और महादेव के मंदिर गया था। और फिर उसके बाद फिर चेक किया, अरे रिजल्ट आ गया टेलीग्राम पे, गौरव सर तो डाल देते ग्रुप में। चेक किया, मैंने जैसे चेक किया, और आई वॉज इन टीयर्स। मतलब मैं रोक नहीं पाया, 4-5 मिनट तो मैं टीयर्स गिरते रहे रास्ते पर। फिर रास्ते में जाते जाते पापा को बताया, फिर मम्मी को बताया। और मैंने मम्मी को हक किया। मम्मी ने सोचा कि शायद नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं मम्मी, हो गया। फिर बिल्कुल। मम्मी को बताया, ये पापा को जो बताया, ये भैया को जो बताया, सब फ्रेंड्स को। ये जो पल है ये बयान नहीं किया जा सकता। जब जब आपकी जॉब लगती है और फाइनली जब आपको पता चलता है और आप सबसे पहले जब किसी को बताते हो, अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, तो वो फीलिंग इमेजिनेशन नहीं की जा सकती है उस पल का। राइट। और बाकी रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स का, उन सब का क्या रिएक्शन था? सर, फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल को तो फोन्स लग, दोपहर तक तो मैं फ्री नहीं हो पाया था। कॉल्स पे कॉल, कॉल पे कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजेस सब आते रहते। वैसे साल 1.5 साल तक तो वैसे 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 व्हाट्सएप ज्यादा मैं यूज करता नहीं हूँ। बट तो व्हाट्सएप पे भी लगातार मैसेजेस, इतने मैसेजेस भी, इतने चैट सब लिख के आ ही रहे थे। मैं फ्री नहीं हो पाया था दोपहर तक।
तो वो दैट वाज आई थिंक द बेस्ट डे। राइट। ओके। फैमिली के लिए तो फिर वो ड्रीम कम ट्रू था। मेरे फादर ने, मदर ने, मतलब मेरे फ्रेंड्स, मतलब स्पेशल फ्रेंड्स ने बहुत मेरी हेल्प करी है हमेशा, बैकिंग की तरीके, स्पेशली माय फादर। राइट। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यशस्वी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो आपका आईबीपीएस पीओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको अलाउड हुआ है ना? जी सर। Yes. तो बधाई हो। और कैसा फील हो रहा है आपको और आपके परिवार को कि इतने सालों बाद एक सफलता मिली आपको, फाइनल हाँ सर, सफल? मैं, मतलब मेरे पापा और मम्मी तो बहुत खुश थे, मतलब वो हमसे ज्यादा खुश थे। और उन्हें देखकर मैं भी खुश हो रहा था। मुझे अपने से ज्यादा मेरे पापा का बहुत है था कि पापा बहुत खुश है, मतलब सभी लोग बहुत खुश हैं। हम्म। तो तो वो टाइम, मतलब मैं सोचता था कि पता नहीं पापा कब, क्योंकि मेरे पापा अब, क्योंकि पापा पेरेंट्स हैं, सबकी एज हो जाती है, लेकिन फिर भी पापा कहते हैं ठीक है तुम करते रहो, मैं पीछे साथ तो हूँ। बट मुझे हम्म। कभी लगता था कि मैं कब तक वो सक्सीड कर पाऊंगा, कब तक सिलेक्शन होगा। बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी रहती थी। बट अब यस। थोड़ा रिलैक्स माइंड है कि कम से कम मैंने आई कैन फाइनेंशियली हेल्प देम। तो इसलिए इसलिए ज्यादा खुशी है कि ये मुझे तो थोड़ा होता रेस्ट मिल पाएगा। ये तो होता ही है कि आप बड़े बेटे हो या फिर आपसे भी बड़ा कोई जी, है? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं छोटा भाई हूँ। हाँ, तो जो सबसे बड़ा होता है ना उसके ऊपर जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि ये पापा की हेल्प करे फाइनेंशियली भी। जी, तो आप वो चीज़ तो आप भूल जाइए, टेंशन फ्री रहिए, अब तो आप आराम से कर सकते हो हेल्प पापा की, है ना? ये सर, एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है। यस। यस। सो आपका क्लरिकल भी निकला है ना? सर पंजाब नेशनल बैंक में मिला है। तो ज्वाइनिंग तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही है ना? हाँ, ये ये सर। ओके। बहुत अच्छा लगा मेरे को कि फाइनली इतने सालों की मेहनत आपकी रंग लाई, ये सर, है ना? इट टेक्स सो टाइम। यस, ये जो बैंकिंग है ये थोड़ा सा इसका आपको कैसा लगता है लेवल की एसएससी एग्जाम्स से कितना हाई है? ये आपको कैसा फील होता सर हाई का तो मैं नहीं कह सकता, बट डिफरेंट जरूर है। एसएससी की तरह तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि है? इसमें बिल्कुल। जैसे करंट अफेयर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जो गौरव सर पढ़ाते हैं, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एसएससी में जीएस आती है, मैथ्स में काफी सिलेबस डिफरेंट है, रीजनिंग में काफी चीजें डिफरेंट है। तो मुझे लगता नहीं है कि सेम होगा। एसएससी के एसएससी का सिलेबस डिफरेंट ही है, लेकिन अब अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन तो काफी जगह है। और एसएससी में, बैंक में ये अच्छा है कि हम लोग को पोस्टिंग्स और रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है हम लोग का, इसलिए हम लोग के लिए पास एक अच्छा ऑप्शन है बैंकिंग का। अच्छा अच्छा अच्छा, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिल रहा था कि मेरे को तो जाना है तो बैंकिंग में ही जाना है, मुझे एसएससी देखना नहीं है? तो ऐसा क्या मोटिवेशन आपको मिल रहा था बैंकिंग के प्रति, ये बताइए। सर बैंक स्टार्टिंग में एसएससी पे ही था कि सब लोग एसएससी करे, तो मैं भी चला गया एसएससी की तरफ। ओके तो ओके। 2018 में थोड़ा मेरा मन हुआ कि नहीं, बैंकिंग की तरफ करते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा। और जब वो बैंक चला था तो देखने में अच्छा लगता था कि ये ऑफिसर्स बैठे हैं और ये सब क्लर्क्स बैठे हैं, मतलब बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। जैसे गौरव गर्ग सर की कुछ वीडियोस देखी थी, और भी टीचर्स हैं उनकी वीडियोस देखी थी, काफी अच्छा लगता था, फैसिनेटिंग लगता था। तो बस तब मन क्या किया और बैंकिंग की प्रिपरेशन की जाए। पेरेंट्स की तरफ से कोई बाउंडेशन थी नहीं कि कुछ भी करो, तुम करो, बस करो, हम हैं साथ में तुम्हारे। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि कुछ और ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर नहीं किया बैंकिंग के अलावा। तो बैंकिंग और अपना इंश्योरेंस का, इसी में ही ध्यान रहा मेरा। ओके। सो आपने बताया कि 2017 से आप प्रिपरेशन कर रहे थे? 2019 में 19 ग्रेजुएशन से। खत्म हो गया था। हाँ, फिर दो ओके। साल वो एसएससी वर्क का रहता रहा कि लेट रिजल्ट आ रहा है और ये सब, तो इसलिए वो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया था। तो 19 से आप कर रहे थे प्रिपरेशन प्रॉपर बैंकिंग की, राइट? हाँ। है ना? सो 19 से अभी चल रहा है 2024। तो हम्म, इतने सारे आपने एग्जाम्स दिए होंगे इन सालों में, हम्म, तो हम्म, सिलेक्शन जैसे नहीं हो पा रहा था तो डिमोटिवेट फील कर रहे होगे आप, है ना? बहुत। तो उस समय पे आप ऐसा क्या करते थे जो आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओ? ऐसे कौन सी आपकी हॉबी थी जो आप करते थे डेली टाइम पे कि आप बस अपने आप को मोटिवेट रख पाओ? क्या करते थे आप ऐसा?
सर ऐसी कोई ऐसा मेरी कोई हॉबी नहीं थी। इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया तो कोई आपकी हॉबी है, तो मैंने कहा ऐसा कोई हॉबी नहीं है मेरी। लेकिन पता नहीं लोग यकीन नहीं करते कि आपकी कोई हॉबी नहीं है। तो सच में ऐसी कोई हॉबी नहीं है। टीवी वगैरह देख लेता हूँ, सीरियल्स ओके। में बहुत कभी कदा। बट मोटिवेशन तो पेरेंट्स का ही रहता है कि यस। उनकी उम्मीदें बहुत थी, तो उस उम्मीद से मुझे मोटिवेशन मिल रहा था काफी ज्यादा। पापा को देख लिया, मम्मी को देखा, उन्हें लगता था कि उन्होंने सारी जिंदगी, मतलब मैं देखूं, मैंने पापा ने ज्यादा से ज्यादा पूरी लाइफ मेरी मेरे पीछे ही न्यौछावर कर दी। तो मुझे लगता था कि ठीक है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो बस लगा रहा। मोटिवेशन तो मिलता ही रहा उनसे, कि उनका एक तो सपोर्ट इतना था कि कोई बात नहीं, करते रहो, नहीं होगा तुम्हारा होगा जरूर, हमको पता है तुम कर लोगे। अब राइट। हमने सोचा पापा कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे होंगे। तो बस शुरू हो जाता था काम करने। बिल्कुल। तो आपके पेरेंट्स का जो सपोर्ट था वही आपका सबसे बड़ा साथ था, सबसे कि बड़ा जब support। आप फेल होते थे तो फिर से वो आपको बोलते थे चलिए उठिए और दोबारा अगले एग्जाम की तैयारी करिए, राइट? ओके। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि वो अभी भी कह रहे हैं अभी भी आगे कह रहे हैं, वाले पढ़ते एग्जाम्स रहो की पढ़ते तैयारी रहो करो। पढ़ते रहो। हाँ, JIB CIB। मैंने कहा पापा तुम थोड़ी देर के लिए टाइम दे दीजिए, तो फिर करेंगे पढ़ाई। थोड़ा सा आप इंतजार थोड़ा सा करिए, तो ब्रेक लेना भी ब्रेक लेना पड़ेगा हाँ, है। ब्रेक लेना पड़ता है। बहुत हो गई हाँ। पढ़ाई, अब थोड़ी मौज करते हैं, है हम्म। ना? ओके। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मौज करिए, आगे भी बढ़ते रहिए। तो उनका हमेशा कंसर्न रहता है, और उसी से ही आज हम जो बने हैं, हमारे पेरेंट्स की वजह से ही बने हैं। तो जो भी वो कहते हैं उनकी जरूर सुनिए। सो यशस्वी, मुझे थोड़ा सा अपनी प्लानिंग के बारे में बताइए कि पूरे दिन में आप कितना समय देते थे पढ़ाई को, कितने घंटे पढ़ते थे, कितना ब्रेक लेते थे, डेली का शेड्यूल क्या होता था? सर वैसे तो मैं घर पे नहीं पढ़ता था, लाइब्रेरी में ही पढ़ता था, क्योंकि मुझे गुड। लगता है लाइब्रेरी में अच्छा माहौल बन जाता है। बच्चे 50 बच्चे पढ़ रहे हो तो लगता है कि अगर मैंने पावर नैप ले भी लिया 15 मिनट का, तो लगता है नहीं सब पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, उठ जाओ। तो लगता है ना कि कंपटीशन है, भले वो बैंकिंग के ना हो, अलग अलग स्ट्रीम्स के हो, बट ऐसा लगता था कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हमें पढ़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना। तो मॉर्निंग में 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था। तो जितना मैं फर्स्ट शिफ्ट खत्म कर पाऊँ लंच से पहले, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद लंच लंच किया, घर आके फिर लंच किया, उसके बाद फिर लाइब्रेरी में आकर के अगर लिया तो पावर नैप, वरना मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। मैं घर में चला गया तो 1 घंटे की पावर नैप हो ही जाती है, 1 घंटे 2 घंटे। मैंने सोचा था कि घर पे नहीं, यहीं पे आके पढ़ूंगा, और फिर वहीं पे खा पी करके अगर नाश्ता करना है या कुछ करना है, तो अगर पावर नैप है तो 15-20 मिनट पावर नैप लिया, क्योंकि हेड डाउन में उतना अच्छा नहीं लगता। हेड डाउन किया 15-20 मिनट का, फिर पढ़ने बैठते हैं। फिर शाम को घर गया, चाय वाय पी, फिर वापस आ गया लाइब्रेरी। तो रात के 11 बज जाए थे। इसलिए सर कहते थे, गौरव सर, कि टाइमर लगा के पढ़ो। तो मैं टाइमर लगा के पढ़ता था कि अगर मैं उठ गया वहां से तो टाइमर ऑफ, वरना टाइमर चल रहा है। तो 11 बजे घर आया, बहुत बढ़िया, खा पी बहुत के बढ़िया। सो गया। तो आप लाइब्रेरी दिन में 3-4 बार जाते थे, बीच में घर आते थे हाँ, खाना खाने? आना जाना हो जाता, घर तो के पूरा पास ही है, दिन ज्यादा ट्राई दूर नहीं था। करते थे, बीच में बस लंच ब्रेकफास्ट ये सब करने के हाँ, लिए आते थे? बस यही। पावर नैप, राइट। सो बहुत अच्छा शेड्यूल था आपका, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता था कि बीच में ब्रेक्स हो जाते थे, कोई फंक्शन है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, ऐसा भी होता था कि बीच में गैप्स हो गए हैं कई दिनों के लिए, फिर कैसे मैनेज करते थे? ऐसा होता था? हाँ सर, कभी कभी हो जाता था, क्योंकि लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। मैं अगर सोचूं कि दिवाली के दिन भी पढ़ूंगा, बट वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। जैसे घर में फ्रेंड्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए, या रक्षाबंधन है, कुछ है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कभी कभी लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, वो भी छुट्टी करते थे, तो घर में उस हिसाब से पढ़ाई हो नहीं पाती थी। तो कभी कभी एक दिन का गैप हो जाता, अगर मैं ट्राई करता था, भले ही वीडियोस देखूं बेस्ट 300 या इस टाइप के बैंकिंग अवेयरनेस की, टाइम वेस्ट ना हो, हमारा राइट। वो जो टाइम खराब हुआ है वो रिकवर कर ले, डैमेज कंट्रोल कर ले। राइट। तो यशस्वी, आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बता सकते हो कि जो प्री होता है, प्रीलिम्स में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट्स में स्कोर करना होता है। अगर आपने हम्म, स्कोर नहीं किया तो आपका प्री नहीं निकलता, है ना? क्योंकि बिल्कुल। स्पीड मैटर करती है इसके अंदर। तो हम्म। आपने उस स्पीड को बढ़ाने के लिए, साथ के साथ एक्यूरेसी को भी बढ़ाने के लिए ऐसा क्या किया? और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जितना हम देंगे एक्यूरेटली, और जितना हम उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि अगर मॉक देने में 1 घंटा लगता है, बट हमें 1 और घंटा देना चाहिए ढंग से एनालिसिस करने का। क्योंकि अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम वही गलती बार बार। और राइट। प्रीलिम्स में सब्जेक्ट वाइज हमें वीक पोर्शन पे बहुत ध्यान देना चाहिए,
और एक चीज तो होती है कि मैं ये मानता हूँ कि दिन की भी बात होती है। जैसे आपका दिन नहीं है, अगर उस दिन कुछ कुछ दिमाग में चल गया, दिमाग में या नर्वसनेस आ गई, अरे क्या होगा कैसे होगा, तो उस दिन फिर एक सेकंड भी अगर आपके दिमाग में वो चीज आ गई तो आपका 1-2 मिनट ले जाएगा, और 1-2 मिनट ले गया मतलब आप हो सकता है बाहर भी हो जाए। और प्रीलिम्स निकल गया तो आप, आपने कितनी भी मेहनत की हो मेंस के लिए, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ भी पढ़ा हो, वो पूरा एग्जाम बेकार, तो आप फिर दूसरे एग्जाम पे फोकस करना। तो मुझे लगा जितने ज्यादा मॉक टेस्ट, मैं दिन में 3-3 4-4 मॉक टेस्ट भी देता था, क्योंकि हम्म। उससे ये होता कि, और खासकर तब जब जिस टाइम एग्जाम है, जैसे 9 बजे एग्जाम है तो 9 बजे ना जरूर दे, वो तो देना है उस टाइम, ताकि दिमाग और हाथ पैर सब अच्छे से काम करें। गर्मी हो चाहे ना हो, सर्दी हो चाहे ना हो, हाथ चलना चाहिए, हाथ बंद नहीं होना चाहिए, और दिमाग भी। इसलिए बस अ, भगवान से आशीर्वाद लेके, पेरेंट्स से आशीर्वाद लेके, बस दिमाग में ये होना चाहिए कि बस हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। ओके ओके। पॉजिटिविटी तो बहुत जरूरी होती है, अगर पॉजिटिविटी नहीं बिल्कुल रही सर तो फिर वहां पे काम खराब होना ही होना है। होना ही है। और हाँ फिर ये आप ये और बता सकते हो कि जो प्री होता है, जैसे आपने प्री की प्रिपरेशंस कर रहे थे आप, तो आपने साथ के साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करते चले गए, या फिर जब प्री हाँ निकल जाता बिल्कुल। था उसके बाद आप सोचते थे कि अब करना चाहिए मेंस कुछ ऐसा? ये बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि हैंड टू हैंड करना में ही भलाई होती है, प्री के साथ ही मेंस करने में? हाँ सर बिल्कुल, जैसे सर अभी है, अभी अगस्त में आरआरबी के एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो अगर यस। जिसने, जैसा किसी का अगर आरआरबी में नहीं हुआ या अभी किसी का एमबीबीएस में नहीं हुआ, तो वो अभी से रुके ना, तो गैप लेने की कोई जरूरत नहीं। देखिए एक अ, एक डायलॉग है सर किसी का, मैं याद नहीं आ रहा नाम, कि आराम करने की कोई जरूरत नहीं, मत करो आराम, आराम की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि सर अभी आप स्टार्ट कर देंगे तो आरआरबी तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता है कुछ बच्चे बीच में 1-2 महीने का गैप लेने की, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, उसकी कुछ जरूरत नहीं करने की। अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू हो जाओ फिर लग जाओ, सोचो मत। अभी अगस्त में एग्जाम है, फिर से स्टार्ट करो। तो फिर उसके लिए ये करना पड़ेगा कि प्री है और मेंस है, साथ में लेके ही चलना है। आप अगर आपको पता है कि आप अगस्त सितंबर में अगर मेंस आ रहा है, तो आप मार्च से पढ़ना शुरू कर दीजिए करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। सर तो आप पीडीएफ देने लगे हैंड रिटन नोट्स, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। पीडीएफ से अच्छा ओके। कुछ है ही नहीं सर, जो हैंड रिटन नोट्स चाहिए उन्हें वो पढ़ लो, और पढ़ते चलो, प्रिंट आउट निकाल। लिखने का तो सर टाइम वेस्ट है, सर खुद ही लिखवा रहे हैं, तो वो इतनी मेहनत करवाए तो हम इतनी मेहनत क्यों करें उसमें। प्रिंट आउट निकलवा लो, उसके बाद उसको नोट से पढ़ते रहो और उसको मल्टीपल रिवीजन करते रहो। और एग्जाम टाइम वो नोट्स छुओ नहीं, एग्जाम टाइम से बेस्ट सर के बेस्ट ही एंड है, और अपना बैंकिंग अवेयरनेस, वही वही करते रहो। और फिर मैथ्स रीजनिंग, वो तो मेंस का तो साथ लेके चलना ही चलना। क्विजेज लगाएं ऐप से, जितने भी और ऐप्स है, पीडीएफ वगैरह सॉल्व करें। मेंस का अगर हम सोचें कि एग्जाम के 10 दिन पहले जब रिजल्ट आएगा प्री का तब करें, तो वो इम्पॉसिबल सा लगता है, नहीं और हो है भी पाता। इम्पॉसिबल। 15 दिन में हम्म। नहीं हो पाता। आजकल बहुत करंट अफेयर इतना डाइवर्स हो गया है कि वो वहां पे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इवन क्लर्क्स में भी बहुत डिफिकल्ट करते आते करंट अफेयर्स। इवन ये जो आपने बोला जीए जो करंट अफेयर्स है, ये थोड़ा टिपिकल से आने लग गए हैं आजकल, डीप जाके बहुत पूछने लग टफ गया है है, क्वेश्चन, है ना? सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। बिल्कुल। ये जो लास्ट 15 डेज होते हैं, इसमें अब स्टूडेंट्स जीए पढ़े या रीजनिंग पढ़े, कि जब मेंस आने वाला होता है तो उसमें बच्चे को ये नहीं समझ आता कि रीजनिंग, क्योंकि आज की डेट में रीजनिंग और जो मैथ्स है इसका भी बहुत लेवल बढ़ गया है, राइट ना? तो हम्म। ऐसे में आपने रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाई? जीए तो आपने बता दिया कि गौरव गर्ग सर के आपने नोट्स पढ़े, तो रीजनिंग और मैथ्स में ऐसी आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि आपने मेंस का जो पेपर था जो हार्ड आता है उसमें आप स्कोर कर पाए? सर वैसे देखा जाए तो मैथ्स तो पेपर बहुत टफ आता है, और यस। रीजनिंग भी पेपर बहुत टफ आता है, तो सब कुछ कर पाना तो बहुत मुश्किल है। और मैं राइट। उनमें से नहीं हूँ जो सब कुछ कर पाऊँ, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो ओके। मैथ और रीजनिंग के लिए तो ऐसा है कि हम लोग इसे 15-20 दिन में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जितना मैंने करना था पहले कर चुका हूँ, मेंस के सेट्स लगाना या मॉक्स देना। अब फिर एग्जाम टाइम में 15-20 दिन बचे मेंस के लिए, तो फिर एक दिन में मॉक लगाया, उसके बाद नेक्स्ट डे उसका कंप्लीट एनालिसिस किया, 1 दिन 2 दिन। तो कठिन टफ 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 पजल्स उठाई, मैथ्स के डीआईज उठाए जो डुएबल हो, क्योंकि बहुत सारा नंबर नहीं लाने होते वहाँ पे पीओ के राइट। एग्जाम में, मेंस में। जितने हो जाए, अब कट ऑफ क्लियर हो जाए, और थोड़ा और मैक्सिमाइज, ताकि आपका कट ऑफ से ऊपर नंबर है मेंस वगैरह, तब उसमें इंटरव्यू वगैरह में फाइनल मेरिट लिस्ट में फायदा मिलता है। तो अच्छे से पजल्स लगाने होते हैं मैथ्स में, डीआई और अरिथमेटिक के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो छोटे छोटे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो डेटा सफिशिएंसी वाले आते हैं वो भी कर लेने चाहिए, क्योंकि वो भी ना, वो
ब्राउनी पॉइंट्स देके जाते हैं हम लोग को, एक एक दो नंबर मिल गए, क्योंकि पूरा पेपर कठिन नहीं होता। हम लोग को स्टार्टिंग में ट्राई करना चाहिए कि पूरा पेपर एक बार देख लें कि कौन से डुएबल क्वेश्चन। अगर किसी डीआई में कहीं फंस गए तो फिर पूरा टाइम चला जाता है। तो वह इस बार तो खैर मैथ्स का पेपर उस कंपैरेटिवली पिछले साल से इजी आया था और रीजनिंग का टफ आ गया था। तो लोग राइट। उसी यस यस। झोंक में थे कि मैथ्स तो कठिन आएगा, रीजनिंग सिंपल आएगी, करते हैं, और बहुत बच्चे उसमें फंस गए। मैंने सो इस स्क्रोल बार किया तो जो पेपर। रीजनिंग की कट ऑफ आई थी वो 60 में से अराउंड 3.5 बहुत कम 3.75। थी। 3.75 गई थी। तो बहुत कम गई थी। मैथ्स की जहां कट ऑफ पिछली बार 2.25 गई थी एक बार, हाँ, और इस बार उल्टा हो गया था कि 7 पॉइंट। उल्टा मैथ्स हो की गया था। रीजनिंग ज्यादा चली गई थी और रीजनिंग की नहीं लोएस्ट चली गई थी अभी तक की। तो आप जब एग्जाम को एनालाइज करते थे, मॉक टेस्ट देते थे, तो एनालाइज के टाइम पे क्या पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करते थे? नहीं सर, मैं पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे कोई क्वेश्चन हमसे लग रहा है, अगर लग रहा है तो मैं कर लिया। अगर मैंने देखा ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का है, तो कोशिश कर रहा था करने की, कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं समझ पा रहा, सोल्यूशन देखा नहीं समझ में आ रहा, तो मैं लीव करते था। मैंने कहा वैसे भी पूरा पेपर सॉल्व करना नहीं है, तो वी हैव टू डू स्मार्टली। हार्डवर्क तो चाहिए होता है, बट स्मार्टनेस बहुत जरूरी होती है। मैं सारे बिल्कुल। पेपर करने बैठूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर राइट। डीमोटिवेशन अलग से आएगा कि होना है नहीं, कोई फायदा है। इसलिए मैं जितने कर पा रहा था, 50% पेपर तो मैं सॉल्व कर ही ले रहा था, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में। क्योंकि रीजनिंग में तो खैर क्या है कि जैसे कुछ चीजें हमारी सर ने स्टार्ट की थी, एक्शंस और वो वाले क्रिटिकल रीजनिंग में, तो वो चीजें काफी अच्छे पॉइंट्स आ जाती है अगर आपके समझने में अच्छा है समझना कि क्वेश्चंस कैसे समझने हैं। रीजनिंग में क्या है, बड़े बड़े पजल्स नहीं उठाने, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाने हैं, एक एक छोटे नंबर छोटे। चुराने, दो दो नंबर चुराने हैं। पजल, बड़े बड़े पजल में मैंने इस बार एक भी पजल नहीं लगाई थी मेन से एग्जाम में, बड़ी वाली। सब छोटे छोटे क्वेश्चन उठा उठा के नंबर कलेक्ट किए थे। राइट। शायद तो मेरे स्टूडेंट्स 16-17 मार्क्स थे। स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि बहुत सारी चीजें एक साथ करने का कोई फायदा नहीं है। हम छोटे छोटी चीजों को उठाएं और हम ऐसे वाले क्वेश्चंस उठाएं जो आसान हैं। राइट। वो वाले यस। उठाएंगे और लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स पे अगर काम करेंगे तो शायद हमें उतने मार्क्स मिल जाएंगे जो हमें कट ऑफ क्लियर करने के लिए जरूरी चाहिए होते हैं। तो आप मुझे ये अच्छा, बताइए यशस्वी कि इंग्लिश सेक्शन आपने कैसे क्लियर किया? मेंस वाला जो स्पेसिफिक थोड़ा हार्ड लेवल आता है उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? सर इंग्लिश वाला तो ऐसा था कि मैं रीडिंग डेली करता ही था, और क्विजेज वगैरह अड्डा अड्डा की क्विज होते थे तो मैंने उससे पढ़ा था, क्योंकि उनकी क्विजेज वगैरह बहुत अच्छी होती हैं अड्डा की। तो अड्डा की क्विज जितने भी इंग्लिश के हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, सब उन्हें सॉल्व किया। और मैं निमिषा बंसल का परफेक्शन बैच मैंने स्टार्ट किया था, बहुत शुरुआत से किया था, तो उनकी वजह से मेरी इंग्लिश काफी अच्छी हो गई थी। तो वो उसने मुझे काफी हेल्प किया। तो इंग्लिश का सेक्शन में कोई बड़ी टेंशन होती नहीं थी। तो रीडिंग वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए? हाँ सर, रीडिंग बहुत जरूरी है। भले ही कि कोई नहीं कहता है हिंदू पढ़ो, आप नॉर्मली कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो। कॉम्प्रिहेंशन भी जैसे अड्डा की क्विजेज होंगे, उसमें बहुत सारे क्विजेज आते हैं, मतलब मल्टीपल क्विजेज पुराने वाले भी, आरआरबी के, आईबीपीएस पीओ के, एलआईसी के, सब पढ़े रहते हैं पुराने, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना उसको। तो जितने ज्यादा क्विज हो सके उतने ज्यादा हम लोगों को ट्राई करने चाहिए, और सब आंसर्स भी दिए होते हैं, तो वही काफी ज्यादा सेविंग हो जाता है हम लोग के लिए। ओके। और इसी में इंग्लिश से रिलेटेड एक और सब्जेक्ट पीओ में आपने दिया होगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जहाँ पे डिस्कस। आपको लेटर और एसे लिखना था। उसकी तैयारी आपने कैसे की? सर उसमें फिर ये है कि लेटर और ऐसे में तो ऐसा है कि अगर हमें वो फॉर्मेट आता है, तो अंदर हमने अगर सिंपल इंग्लिश भी लिखी है तो भी हम लोग की नैया पार हो जाएगी। क्योंकि सर एक्चुअली इंग्लिश में लोगों को लगता है कि कठिन वर्ड यूज कर देंगे तो हमें के नंबर अच्छे मिल जाएगा, ऐसा होता है नहीं। लोग कहने की बात होती है बस। अगर आपको जैसे लेटर है, फॉर्मल लेटर है, तो अगर एडिटर को, न्यूज़पेपर वाले अगर एडिटर को लिखना है, तो फॉर्मेट हमारा सही है, हमने सिंपल इंग्लिश भी लिखी है 7th क्लास के बच्चे की तरह, तो भी बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। और ऐसे में भी ये बहुत जरूरी होता है कि आप स्टार्टिंग में क्या हाँ, लिख रहे हैं, बीच में क्या लिख रहे हैं, एंडिंग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि शुरू वाला और लास्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत ही खास हो जाता है। ओके। मैं ऐसा करता था कि ऐसे में कि इसमें मैंने देखा कि ये पॉइंट है ऐसे, तो मैंने 4-5 पॉइंट्स बना दिए कि ऐसे ऐसे मेजर मेजर पॉइंट। उसके बाद उसी पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर लिया, 2-2 3-3 4 लाइन के, 200-250 वर्ड्स हो गए, कंप्लीट हो गया सिंपल वर्ड्स में। राइट। सो स्टडी आईक्यू के किस सेक्शन से आपको सबसे ज्यादा मदद मिली? सर स्टडी है क्योंकि तो स्टार्टिंग से ही
प्रशांत धवन सर ने काफी हेल्प की। उनकी जो जनरल अवेयरनेस के वीडियो आते थे तो वो बहुत अच्छे हो गए थे। और गौरव गर्ग सर का तो कोई कहना ही नहीं कोई सर, उन्होंने बहुत हेल्प करी। मतलब उनकी वजह से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। मतलब रियली बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक के जो सर कोर्स था मेरा, वो इतना ज्यादा मेरे लिए कारगर था कि मैं क्या बताऊं आपको। उन्होंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे थे जो अगर ठीक से ध्यान ना दिया जाए तो फिर पॉसिबल नहीं इंटरव्यू क्रैक कर पाना। क्योंकि इंटरव्यू वाले ये पूछते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, उनको वही चाहिए। तो उस वजह से मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था मेरा। मुझे शायद 78 या 79 मार्क्स मिले थे। 10 12 मिनट इंटरव्यू चला था मेरा। और राइट। करंट अफेयर्स तो सर कोई बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स तो बिल हम लोग को मेहनत करने से होती नहीं। एक बार देख लो, 2 बार देख लो, दिमाग में बैठ गया बस। अच्छा यशस्वी, ये जो आपका इंटरव्यू था, ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था या फिर सेकंड या थर्ड, कौन से नंबर का इंटरव्यू था ये, जो सर आईबीपीएस मेरी पीओ का? सेकंड इंटर था आरआर, मैं सेकंड था आरआरबी पीओ के ऊपर। इस बार आरआरबी के लिए इंटरव्यू हुआ था, इसका सेकंड इंटरव्यू था। ओके, सेकंड। तो आप जब गए थे इंटरव्यू रूम में तो आपको नर्वसनेस हो रही थी? कैसा लग रहा था आपको कि, और कितने पैनल मेंबर्स बैठे हुए थे? सर आरआरबी मैंने यही गलती करी थी, मैं बहुत नर्वस हो गया था। उन्होंने मुझे 3 4 मिनट में भगा दिया था। 3 4 मिनट में 4 5 सवाल मुझे उनको लग गया, मैं डरा हुआ हूँ, उन्होंने मुझे भगा दिया 3 4 मिनट। हाँ ओके यशस्वी को मैंने कहा ओके। अब जो हो इंटरव्यू कैसा भी हो, हमें शांत रहना है, बहुत ज्यादा शांत रहना है। जो होगा देखा जाएगा, कौन है, इंसान ही तो है। मैं गया मुस्कुराते हुए और पहुंचा, और फेस पे स्माइल थी। वो भी बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे थे। 4 5 लोग थे, एक टीम मेंबर थे। एक फीमेल। बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही कामली मुझसे बात करी उन्होंने। जो नॉर्मल उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने बड़े प्यार से उनका जवाब और मुस्कुराते हुए बाहर आया बस। और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन थी। मैंने सोचा था कि इंटरव्यू में नहीं भी हुआ, मुझे बहुत मजा इंटरव्यू देकर। और आर्मी वाला में तो मैं बहुत घबरा गया था। पहला इंटरव्यू था, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब आपने आरआरबी का दिया था तब तो आपको अंदर से एक इंट्यूशन हो रहा होगा कि यार इंटरव्यू तो अच्छा गया नहीं, तो अब था। पता हाँ, नहीं पास हो गए या नहीं, है ना? मुझे गट फीलिंग थी कि आईबीपीएस। मुश्किल है मेरा। हाँ, और आईबीपीएस का जब आपने इंटरव्यू दिया था तब आपको कैसी इंट्यूशन हो रही थी अंदर से? मुझे सर ये लग रहा था कि इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो काफी मतलब मेरे से बैंकिंग के नॉलेज से काफी ज्यादा खुश थे। कि उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, उन्हें बहुत पसंद आया मेरा बात करते करते। फिर उन्होंने मुझे बोला ओके यशस्वी, ऑल द बेस्ट, विश यू ओके। फॉर द गुड फ्यूचर, ऐसे उन्होंने कुछ बोला था। मैंने हम्म। कहा लग तो रहा है कुछ अच्छा ही हुआ है। तो मैंने अरे। कहा मुझे कुछ लग रहा था कि इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। ओके। तो अभी जो आपका मतलब अभी आप फिलहाल क्या करते हैं? मतलब अभी आप जॉब पे ही सीधा ज्वाइन करेंगे या बीच में आप कुछ कर रहे थे? सर मैंने अभी ट्यूशन वगैरह कुछ स्टार्ट किए हैं 2 3 महीने के लिए, जब तक, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो अभी ज्वाइनिंग अभी होगी नहीं। कल ही हाँ, बैंक ऑफ ज्वाइनिंग के लिए महाराष्ट्र आया हुआ है, तो कि वो ये बाद में वक्त होगी आपको इलेक्शन के। दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छे से एंजॉय करिए, बिकॉज फिर आप बैंक में सर जॉब लग जाएंगी आपकी, तो फिर एक नया करियर, एक नई शुरुआत आपकी स्टार्ट होने वाली है। बिकॉज बैंक में जब आप जाएंगे तो आप बहुत सारे कलीग्स के साथ बैठेंगे, बहुत सारी आपकी ट्रेनिंग होगी, और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, बैंक के अच्छे अच्छे अधिकारियों के साथ आप बैठेंगे, और हर दिन एक नई चीज सीखने वाले हैं। तो आपका ये जो करियर है एक नई उड़ान पे है। और मैं चाहूंगा स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से आपको फिर से कंग्रेचुलेट करना। बहुत बहुत बधाई हो आपको, इतने सालों की आपने जो मेहनत की है, फाइनली उसका फल थैंक यू सर। आपको मिला है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन किसी कारणवश उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, कुछ बीच में छोड़ देते हैं, चाहे उनकी कोई भी मजबूरी रही हो। लेकिन आपने वो तैयारी बीच में छोड़ी नहीं, और आप फाइनली उस पे आप लगे रहे। तो एक दिन वो आ जाता है कि जब हमें फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। सो फिर से बहुत बहुत बधाई हो आपको, थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ से। और हम विश करते हैं कि आपका ये जो फ्यूचर है ये बहुत ब्राइट रहे बैंक के अंदर। एंड आगे जो भी और बड़े एग्जाम्स होते हैं वो भी आप साथ साथ देते रहिएगा, फॉर मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं सोचता था पहले, जब और लोगों के इंटरव्यूज देखता स्टूडेंट्स के, मैं सोचता था कि मैं भी कभी ऐसे जाऊंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पापा कहते ठीक है, पढ़ाई करो, सिलेक्शन ले लो। सर से सब स्टडी की टीम से गौरव सर कभी इंटरव्यू लेते या मैम कभी इंटरव्यू लेती,
पापा को दिखाया था मैं कि देखो आप ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनका इंटरव्यू होता है। अब अगर तुम्हारे को चिंता मत करो, जाके पढ़ाई करो। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, स्टडी आई की टीम ने मुझे ये मौका दिया कि मैं सबके सामने आकर के अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। स्पेशली राइट। थैंक्स टू एवरी स्टडी आई की टीम। मुझे सो आप बहुत अच्छा जैसे लगा आप लोग से बात एस्पिरेंट्स करके ही सर। राइट, आप जैसे राइट। एस्पिरेंट्स ही बाकी सारे स्टूडेंट्स की प्रेरणा होते हैं, जिन्होंने इतने सालों की मेहनत की होती है। और आपने भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, और आज वहीं को देख के और उसके ऊपर काम करके ही आप फाइनली इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आप खुद आज बैंक पीओ बन चुके हैं। राइट। थैंक यू सर। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन यशस्वी। अब आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है, और जब तक आपको अभी ज्वाइनिंग नहीं होती है, जब तक आप एंजॉय करिए। उसके बाद तो आपको इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इन्हीं चीजों पे जाना है अब, है ना? तो जी सर, आप बिल्कुल। काफी आगे बढ़िए लाइफ में। पूरी स्टडी टीम, जो स्टडी आईक्यू की टीम है, वो आपके साथ है और आगे भी रहेगी। अगर आप कभी भी हमसे कनेक्ट करना चाहो इन फ्यूचर, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो बिल्कुल सर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू थैंक सो मच सर। थैंक यू सर। कुछ टाइम के बाद हम फिर से आपके साथ एक वीडियो बनाएंगे कि यस। अभी आपका प्रोफाइल कैसा चल रहा है वहां पे बैंक में, तो हम फिर से ओके, श्योर दोबारा सर, श्योर। बिल्कुल हम मिलना हाँ। चाहेंगे। एंड एक लास्ट टिप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वन लास्ट टिप, कि आप स्टूडेंट्स को क्या देना चाहोगे, बिकॉज आपने काफी समय से तैयारी की है, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए हैं, कई जगह पे आपको इश्यूज आए होंगे, तो वो बाकी स्टूडेंट्स को ना आए, उसके लिए आप क्या एक लास्ट मिनट टिप देना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए? सर मैं कहूँगा दो ही बातें हैं। पहला तो अपना हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। पेरेंट्स के तो आशीर्वाद होना ही चाहिए और उनका बैकिंग होनी ही चाहिए। बट और दूसरी बात सर, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वो हम लोग को थोड़ा सा रिलीजियस हो जाना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, भगवान का आशीर्वाद, उनकी जब कृपा पर होती है, तब उससे काफी बिगड़े काम बन जाते हैं। वो अगर अगर हमें लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी रखनी है, नेगेटिविटी हमारी लाइफ में ना है, तो भगवान की कृपा बहुत जरूरी है, उनका आशीर्वाद। थोड़ा रिलीजियस हो जाना, जैसे मंत्रा चैंटिंग, वो कुछ भी हो, वो बहुत जरूरी है सर। वो तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगर आप 2 मिनट भी टाइम दे रहे हो, उनसे मिल रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, वो अच्छा होता है। आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है हमेशा हमेशा, और वही पॉजिटिविटी हमारी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करती है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि ऐसी प्रिपरेशन में नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको ये मेडिटेशन और ये सब करते रहना चाहिए, जिससे आप पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें। क्योंकि अगर आपका माइंड, आप फिजिकली और मेंटली अगर आप हेल्दी रहेंगे, तभी आप इन पेपर्स को क्रैक कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी जी है। सर। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस यशस्वी, आपका फ्यूचर थैंक ब्राइट रहे बैंक के अंदर। थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग अस। यू। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।